बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कहानी है मेरी जान, इसको हम शुरू करते हैं। सजीला ने घर आकर अपने पेरेंट्स से ये कहा कि वो इश्तियाक साहब के घर जाएं और उनसे ये कहें कि वो सजीला की शादी 1 महीने के अंदर करना चाहते हैं। सजीला के नज़दीक उसके माँ जी की अहमियत बस इतनी ही थी कि बवक्त ज़रूरत उनसे काम ले सकती। वो भी बेटी के रहमो करम पर थी, इसलिए सजीला के सामने कुछ नहीं कहते थे। अगले रोज वो इश्तियाक साहब के घर पहुंच गए। इत्तेफाक ऐसा था कि जकी भी वहीं मौजूद था। सजीला के हालात उसके वालिदैन के मुंह से सुनकर वो तलमला सा गया, लेकिन जब्त किए बैठा रहा। लेकिन जब इश्तियाक साहब ने भी शादी के लिए खुशी से हामी भर ली तो जक्की को सब्र का पैमाना लबरेज होता हुआ महसूस हुआ। मैं अभी 2-3 साल तक शादी नहीं करना चाहता, इसलिए मेरी तरफ से साफ इनकार है। जक्की ने बिना लिहाज के इनकार कर दिया। सजीला उसे एक आंख नहीं बाती थी, वो सिर्फ वक्त गुजार रहा था ताकि डायरेक्शन में अपना कुछ नाम पैदा कर ले और फिर अपने असल मकसद पर काम शुरू करे। इसलिए इश्तियाक साहब की बात मानते हुए सजीला की जिद के सामने सर झुकाया था, लेकिन ये तो वो सोच चुका था सजीला से शादी हरगिज नहीं करेगा। इश्तियाक साहब को जकी का यूं सबके सामने इनकार करना गुस्सा दिला गया। जकी, जब हम बड़े यहाँ बैठे हैं तो तुम्हारे बोलने का क्या जवाब है बाबा? मेरी मंगनी जबरदस्ती और मजबूरी के तहत हुई है। मैं सजीला को ना कल पसंद करता था और ना अब करता हूँ, इसलिए मुझे ये रिश्ता ही कबूल नहीं है। मैं अब तक सिर्फ इसलिए कि सजीला मिजाज को अब तक इसलिए सिर्फ खामोश था कि सजीला मेरे मिजाज समझकर खुद ही इनकार कर देगी। लेकिन हम मिजाज लोग हैं, हम अलग मिजाज के लोग हैं, एक साथ रहना हमारे लिए नामुमकिन सी बात है। और शट अप जकी, रिश्ते मजाक नहीं होते जिसे जब चाहे कर लिया जाए और जब चाहे तोड़ दिया जाए। इश्तियाक साहब गुस्से से बिछड़कर बोले। सजीला के वालिदैन भी तेवड़ी चढ़ाए बैठे थे। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बाबा के रिश्ते मजाक नहीं होते, ये मेरी पूरी जिंदगी का मामला है। मैं सजीला के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता, इसलिए मैं मजीद ये मंगनी का नाटक नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। जकी ने ये कहकर अंगूठी उतारकर सामने सेंटर टेबल पर रख दी और वहां से चला गया। सजीला के वालिद खड़े हो गए, कहने लगे इश्तियाक साहब, आपने हमें बहुत जलील और रुसवा किया है। अगर आपके बेटे की मर्जी ही नहीं थी तो फिर सारी दुनिया के सामने मेरी बेटी से रिश्ता क्यों जोड़ा? इश्तियाक साहब बुरी तरह घबरा गए थे। रिश्ता टूटने का मतलब है कि सजीला उनके किसी भी ड्रामे में काम नहीं करती। देखें, मुझे वक्त है, मैं जकी को समझाऊंगा, वो मेरी बात नहीं टाल सकता। अरे रहने भी दें, आपके बेटे की फर्माबरदारी तो हम देख ही चुके हैं। चलो बेगम, सजीला के वालिद ने गुस्से से इश्तियाक साहब से कहा और अपनी बीवी को लेकर साथ चले गए। ये खबर तो सजीला पर बम की तरह फटी थी। वो इस बात की जिम्मेदार भी युसरा को ही समझ रही थी कि युसरा जब से आई है जकी उसे अहमियत देने लगा है। सजीला से किसी भी सूरत अपनी हार बर्दाश्त नहीं ली, इसलिए गाड़ी लेकर बाहर निकल गई। फिर किसी को कॉल की, एक पैगाम उसे दिया और ये ताकीद की कि जो वो चाहती है 2 दिन में हो जाना चाहिए। 2 दिन बाद युसरा की वालदा को रोड क्रॉस करते हुए एक गाड़ी ने बुरी तरह टक्कर मार दी। वो सड़क पर जाकर गिरी थी। फवाद और इसके सहाफ़ी लड़के ने हाजिम की काफ़ी इंफॉर्मेशन निकाल ली थी। खानदानी जिम्मेदार है, इटली से तालीम हासिल किया और बाप की अकलौती औलाद है। बस इससे ज़्यादा उसके बारे में जानना मुश्किल हो रहा था। सहाफ़ी ने फवाद को हाजिम के बारे में वो सब बता दिया जो वो उसकी और नाम से जानना चाहा था। यार, मैंने आज तक मेहरुनिसा के साथ कभी इस शख्स को नहीं देखा। मेहरुनिसा की यूनिवर्सिटी ऑफ के बाद बहुत से वर्कर्स के साथ उसकी एक्सपिक्स हैं और ये उसका यूनिवर्सिटी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। हम मेहरुनिसा के नंबर की डिटेल निकलवा कर देख सकते हैं कि कौन उससे कनेक्ट में था। इस सहाफी लड़के का दिमाग इस मामले में खासा तेज था। मेहरू ने सब कॉन्टैक्ट नंबर्स चेक कर लिए गए थे। जिस नंबर से हाजिम उसे कॉल करता था नंबर बंद था, सिम किसी के नाम नहीं थी और सहाफ़ी ने फवाद के सामने सारी डिटेल रखते हुए कहा, वो लड़का मेहरुनिसा को 1 माह से तंग कर रहा था, उसी का पीछा भी कर रहा था। मुझे हैरत इस बात की है फवाद, ऐसा कुछ था जो मेहरू ने तुम्हें क्यों नहीं बताया? जो सवाल फवाद का सहाफ़ी दोस्त उसे पूछ रहा था, ये सवाल फवाद के ज़हन में भी गर्दिश कर रहा था। क्या वजह थी मेहरू ने फवाद को अनजान रखा था? अगर वो फवाद को बता देती तो नौबत यहाँ तक नहीं आती। बहरहाल फवाद ने अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके पुलिस से दोबारा मदद चाहिए थी। चंद दिन बाद मेहरुनिसा कुछ बेहतर हो गई थी। मेहरुनिसा का ख्याल एक मुलाजमा रख रही थी, उसे वक्त पर मेडिसिन देती, उसे खाने पीने का ख्याल रखती। हाजिम उस दिन के बाद दोबारा मेहरुनिसा के कमरे में नहीं आया था। मेहरुनिसा को बस ये एक बात सताई जा रही थी कि उसने इस शख्स का बिगाड़ा क्या है जिसे उसने पहली बार शहबाज की बुक स्टॉल पर देखा था, जहां उसने झूठे इंटरव्यू के बहाने मेहरुनिसा से निकाह नामे पर साइन करवाए थे। कई बार सोचने पर भी मेहरुनिसा के जहन में कुछ नहीं आ रहा था। 8 दिन बाद हाजिम उसके कमरे में आया। मेहरुनिसा अब काफी बेहतर हो चुकी थी। मेहरुनिसा उसे देखकर अपना रुख बदल गई थी। इस शख्स ने उसको एक कैदी बनाकर रख दिया था। उसका जुर्म उसे बताता था और ना ही सजा कम करता था। हाजिम सीधा वार्डरोब की तरफ बढ़ा और वही सुर्ख रंग की साड़ी बेड पर रख दी। जाओ और तैयार होकर आओ, बहुत आराम कर लिया तुमने, अब जरा शोहर का भी दिल बहला लो।
हाजिम का वो स्पार्ट लहजा था। मेहरुन्निसा को उसकी कुर्बत का सोच कर भी घिन आती थी। तकलीफ का एहसास होने लगता था। हाजिम सिगरेट मुंह में लिए लाइटर से जला रहा था। मेहरुन्निसा को इसी अंदाज से बैठा देकर फिर से बोला, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? जाओ और तैयार होकर आओ। मुझे जान से मार डालो हाजिम, मुझे इतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी तुम्हारे करीब आने से होती है। मेहरुन्निसा की बात सुनकर वो तंजिया मुस्कुराया। क्या है ना कि जाने मन जो मजा कतरा कतरा जान लेने में है वो जान से मार देने में नहीं आता। जान से तो मैं तुम्हें जरूर मारूंगा, लेकिन आसान मौत कभी नहीं दूंगा। अब जाओ मेरी जान, जाकर एक खूबसूरत सी हसीना बनकर मेरे सामने आओ, वरना हुआ मुझे टॉमी को जहमत देनी पड़ेगी। टॉमी का नाम सुनकर मेहरुन्निसा की तो जान ही निकल गई। फौरन से बेड से नीचे उतरी, सारी हाथ में लिए ड्रेसिंग रूम में चली गई। बेदिली से तैयार हुई थी, लेकिन तैयार उससे होना पड़ा था। जब बाहर आई तो पूरे कमरे में लाइट्स बंद थी, सिर्फ कैंडल लाइट्स मदम सी रोशनी थी, कैंडल्स की मदम सी रोशनी थी। यही सब कुछ अगर फवाद ने उसके लिए किया होता तो शायद उसकी जिंदगी का यादगार लम्हा होता, लेकिन वो जानती थी कि हाजिम सिर्फ उसे अजियत देना जानता है। धीरे धीरे से कदम आगे बढ़ाने लगी। अभी ठीक से कमरे में देख भी नहीं पाई थी जब किसी ने उसे हाथ से खींचकर अपने हिसार में लिया। वो उसके सीने पर हाथ रखकर पीछे हटने लगी। जानना चाहती हो कि क्या कसूर है तुम्हारा? उससे अपने साथ लगाए हाजिम उसके कान के करीब बोल रहा था। हाँ, जानना चाहती हूँ, मेरा जुर्म बता दो। मेहरुन्निसा की आवाज में नमी थी। एक म्यूजिक ऑन हुआ था जिस पर एक पुराना इंडियन गाना चलने लगा। डार्लिंग आंखों से आंखें चार करने दो, रोको ना टोको ना मुझको प्यार करने दो, बेकैफ है बहारा बेचैन है जाने यारा, गुलों को अभी इंतजार करने दो। डार्लिंग वो मुसलसल मेहरुन्निसा की आंखों में देख रहा था और अपनी गिरफ्त उसके गर्द मजबूत कर रहा था कि जब गाना यहाँ तक पहुंचकर बंद हो गया, उसके बाद एक लड़की की आवाज कमरे में गूंजनी शुरू हुई। रोती हुई आवाज, सिसकियों के साथ वो कह रही थी, मैंने उनसे कह दिया है कि मैं इन्हें पसंद नहीं करती, मुझे वो अच्छे नहीं लगते, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप प्लीज मेरी मदद करें, मुझे इस शख्स से बचा ले, मुझे नहीं करनी इससे शादी, मुझे इससे। मेहरुन्निसा किसी करंट की मानिंद हाजिम से पीछे हटी। रंग पल में उड़ी थी। वो आवाज उसके लिए नई नहीं थी। घबराई हुई आंसुओं से लबरेज आवाज, वो आवाज शर्मीना की थी। आखिरी बार जब उसने मेहरुन्निसा से बात की थी तो यही की थी। उसके बाद उसका फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। जब मेहरुन्निसा ने दोबारा कॉल की थी तो फोन ऑफ था। लेकिन ये सब हाजिम के पास कैसे? हाजिम, ये नाम अब मेहरुन्निसा के दिमाग के पर्दे पर आने लगा था। मेहरुजी हाजिम नाम है उनका, जिनसे मेरा बचपन में ही निकाह हो गया था। शर्मीना की आवाज उसके कानों में टकराई थी। बार बार मेहरुन्निसा के कानों ने बस एक ही बाजकश गूंज रही थी, एक ही आवाज, और वो थी शर्मीना की आवाज। मेहरुजी हाजिम नाम है उनका। कमरे की लाइट्स जल चुकी थी। वो चौंक सी गई। हाजिम सामने खड़ा था। हाजिम, बमुश्किल मेहरुन्निसा ने उसका नाम पुकारा था। शर्मीना, उफ मेरे खुदाया। वो बेड पर बैठकर दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। दिमाग साएं साएं करने लगा। शर्मीना मेहरुन्निसा की एक परस्तार थी जो दीवानों की तरह से चाहती थी। यूनिवर्सिटी की उसकी दोस्तें मेहरुन्निसा से कहती थी, मशहूर राइटर्स, लड़कियों के पीछे लड़के तो दीवाने होते ही हैं, पर मेहरू ये लड़की तोबा आशिक है तुम्हारी। मेहरुन्निसा की आंखों से टिप टिप आंसू बहने लगे। मेहरू जी, आज मेरी बर्थडे, आप आएंगी ना? प्लीज इनकार मत कीजिएगा, मैंने बहुत महंगे रेस्टोरेंट में बुकिंग करवाई है सिर्फ आपके लिए, प्लीज मेहरू जी। शर्मीना फोन पर उसकी मिन्नतें कर रही थी। यार तुम क्या चीज हो लड़की, मैं तुम्हें इतनी फारिग नजर आती हूँ कि तुम्हारी सालगिरह पढ़ाऊं, बर्थडे की टोपी पहनूं, तुम क्या केक काटो और मैं तालियां बजाऊं? नो नेवर शर्मीना, मैं नहीं आऊंगी। मेहरू ने फोन पर साफ इनकार कर दिया था। आप जरूर आएंगी, मैं केक आपके सामने ही काटूंगी, मैं आपका इंतजार करूंगी मेहरू जी, चाहे पूरी रात ही क्यों ना बीत जाए। ये कहकर फोन बंद हो गया। मेहरुन्निसा को लगा कि इंतजार कर करके खुद ही अकल ठिकाने आएगी तो अपने घर चली जाएगी। रात 2 बजे फिर उसी नंबर से कॉल आई। मेहरुन्निसा इस वक्त एपिसोड लिख रही थी। उसने कोप से शर्मीना का पहले नंबर देखा। पहले तो जीजा फोन ऑफ कर दे, लेकिन फिर ना जाने क्यों फोन उठा लिया। मेहरू जी, मैं आपके घर के बाहर केक लेकर खड़ी हूँ। रेस्टोरेंट वालों ने 1:30 बजे के बाद बाहर निकाल दिया था। इन्हें अपना रेस्टोरेंट बंद करना था, इसलिए मुझे वहां से निकलना पड़ा, वरना मैंने बहुत इंतजार किया कि आपका, आप नहीं आए इसलिए मुझे आना पड़ा। प्लीज अपने घर से बाहर आ जाए ताकि मैं केक काट सकूं। मेहरुन्निसा अपना सर पकड़ कर रह गई। मेड टोटली मैड हो तुम शर्मीना, रुको मैं आती हूँ। मेहरुन्निसा ने फोन रखा और तेजी से कमरे से बाहर निकली। बाहर मेन गेट के बाहर गाड़ी चलती लाइट्स देखकर वो इस दीवानी लड़की की दीवानी पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। हाँ लाला, दरवाजा खोले, मेरी दोस्त आई है। मेहरुन्निसा ने चौकीदार को दूर से आवाज लगाई। दरवाजा खुलते ही शर्मीना केक हाथ में लिए मुस्कुराते हुए दीवाना वार उसकी तरफ आ रही थी। सबसे पहले मेहरू के गले लगी थी। आपने मुझे अपनी दोस्त कहा मेहरू जी, हाय मैं कितनी लकी हूँ। शर्मीना का मीठा रस घोलता लहजा उसे याद आया। मेरी जान, कुछ याद आया? हाजिम की आवाज पर मेहरुन्निसा चौंकी थी। होश की दुनिया में वापस आई। मेहरू जी, याद आया कुछ, या कुछ और भी याद कराऊं? पहली बार हाजिम ने उसे इस नाम से पुकारा था जिससे शर्मीना पुकारती थी। शर्मीना। मेहरुन्निसा पर बस यही एक नाम था
वेरी गुड, बहुत जल्दी याद आ गया है तुम्हें। तुम शर्मीना के शोहर हो, है ना? फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? शर्मीना कहाँ है? मेहरुनिसा सुलझने की बजाय मजीद उलझ गए। हाजिम ने कोई जवाब नहीं दिया। बोलते क्यों नहीं हो? बताओ मुझे, शर्मीना कहाँ है? तुमने उसे भी कमरे में कैद कर रखा है। जालिम हो तुम। इस रात भी मैं चिल्ला रही थी और तुम उसे इंजेक्शन लगा रहे थे। मुझे उसके पास लेकर जाओ। मेहरुनिसा गुस्से से बिछड़ कर बोली। अब उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि शर्मीना की जाती जिंदगी में वो क्यों शामिल हुई, जिससे महरू का ताल्लुक सिर्फ इतना था कि वो उसकी पर्सदार थी, जिससे वो बातें करती थी। मिलना चाहती हो शर्मीना से? आओ मिलवाऊं, मैं तुम्हें उससे बहुत याद करती है तुम्हें, तुम्हारी दीवानी जो है। हाजिम ने मेहरुनिसा का हाथ पकड़ा और उसे कमरे से बाहर ले आया, लेकिन शर्मीना के कमरे में ले जाने की बजाय नीचे का जीना उतरने लगा। ये कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे हाजिम? शर्मीना का कमरा तो ऊपर है। मेहरुनिसा की किसी बात का जवाब वो नहीं दे रहा था। उसे अपने साथ तेज कदमों से बाहर पोर्च में ले आया, फिर इसी लॉन में जहां घने लगे दरख्तों की मदद से फलांग कर मेहरुनिसा भागी थी, वहां एक कोने में लाकर उसे एक जगह पटक कर फेंका। मेहरू ने गौर से देखा तो एक मिट्टी का ढेर था जिस पर वो गिरी थी। इसके अंदर रहती है शर्मीना, इसी की कब्र है ये। हाजिम ने गुस्से से फंकारते हुए कहा। ये सुनकर मेहरुनिसा शशदर्जी रह गई। युसरा को सेट पर कॉल आई थी। आप युसरा हैं? जी, लेकिन आप कौन? देखे मोहतरमा, आपकी वालदा का रोड एक्सीडेंट हो गया और इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। आप नेशनल हॉस्पिटल पहुंच जाए, आपकी वालदा की हालत ठीक नहीं है। किसी राहगीर ने ही उसकी वालदा को हॉस्पिटल पहुंचाया था और उनके पर्स में मौजूद युसरा नाम और फोन नंबर देकर उसे इतला दी थी। युसरा के तो सुनकर होश ही उड़ गए। जकी उस वक्त वहीं सेट पर मौजूद था। युसरा की बदवासी देखकर वजह पूछने लगा। सर, मेरी वालदा का एक्सीडेंट हो गया। व्हाट? जकी को भी हैरत का झटका लगा। युसरा रोने लगी। आप मेरे साथ चलें युसरा, मैं आपको हॉस्पिटल ले जाता हूँ। जकी खुद भी परेशान हो गया था। सर, मैं चली जाऊंगी, आपकी सारी शूट रुक जाएगी, आप रहने दें। कैमरामैन और दीगर सेक्टर्स भी वहां मौजूद है सिवाय सजीला के। इस वक्त तुम्हारी वालदा अहम है युसरा, शॉट नहीं, काम बाद में होता रहेगा। जकी ने शॉट वहीं रुकवा दी और युसरा के साथ हॉस्पिटल पहुंचा। उसकी वालदा के सर पर चोट लगी थी, वो बेहोश थी। युसरा उन्हें इस वक्त तुम्हारी वालदा अहम है युसरा, शॉट नहीं, काम बाद में होता रहेगा। जकी ने शॉट वहीं रखवा दी और युसरा के साथ वहीं हॉस्पिटल पहुंचा। उसकी वालदा के सर पर चोट लगी थी, वो बेहोश थी। युसरा इन्हें खून में लथपथ देखकर रोने लगी। अम्मी, अम्मी क्या हो गया है आपको? वहां एक डॉक्टर मौजूद थी जो जकी के पास पहुंच गया। कहने लगा उनके सर पर गहरी चोट है, यह हमें फौरन ऑपरेशन करना होगा, उसके लिए 7 लाख की जरूरत है जो अभी अदा करना पड़ेंगे। जकी ने बरजस्ता जवाब दिया। आप फौरन से ऑपरेशन की तैयारी करें, मैं अभी फीस का इंतजाम कर देता हूँ। जकी ने फौरन से इश्तियाक साहब को कॉल की, क्योंकि जकी अकाउंट में इतने पैसे नहीं थे कि वो ऑपरेशन के लिए भर सकता। बाबा, युसरा की वालदा का एक्सीडेंट हो गया है, फौरन ऑपरेशन करना है, आप प्लीज 7 लाख मेरे अकाउंट में डलवा दें। जकी बहुत परेशान और फिक्रमंद है। मैंने चैरिटी दफ्तर नहीं खोल रखा जो पैसे बांटता फिर, मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखना। वो गुस्से से तपे हुए बोले। जकी से वो तब से नाराज थे जब से उसने सजीला के लिए इनकार किया था। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? आप इस वक्त उसकी वालदा की कंडीशन बहुत खराब है, प्लीज आप पैसे ट्रांसफर करें। जकी को बाप की नाराजगी इस वक्त बेमहल सी लगी थी। हरगिज भी नहीं, जब तुम मेरी कहीं भी इज्जत नहीं रख सकते तो मुझसे कोई ऐसी उम्मीद भी मत रखो। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। बाबा, अगर आपने अगर नहीं देने पैसे तो मत दे, लेकिन मुझे मेरी मेहनत का मुआवजा दे दे। मुझे मेरी फीस चाहिए जो मेहनत मैं आपके ड्रामे की खातिर कर रहा हूँ। मुझे इस वक्त 7 लाख की अशद जरूरत है, आप मुझे हर हाल में पैसे भेजें। जकी को अपने वालिद की बेहसी हैरत और अफसोस था, इसलिए वो हतमी अंदाज से बोला। मैं बाप हूँ तुम्हारा, तुम पर बहुत पैसा लगाकर मैंने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है कि आज तुम 4 पैसे कमाने लगे हो। मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा बर्बाद करने हरगिज नहीं दूंगा। मरने दो उसकी माँ को, रोज ही बहुत से लोग मर जाते हैं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इस 2 टके की लड़की की खातिर अपना पैसा बर्बाद करने की। इश्तियाक साहब की बात सुनकर वो इस्ताल में आ गया था। बाबा, फॉर गॉड से कुछ तो इंसानियत का जज्बा होना चाहिए आप में। इस वक्त उसकी वालदा जिंदगी और मौत के बीच में है। खुदारा मुझे पैसे भेज दे। जकी को यकीन नहीं आ रहा था इश्तियाक साहब अपना ये रूप भी दिखा सकते हैं। युसरा जकी की बातें सुनकर समझ गई थी कि वो पैसे अरेंज नहीं कर सके, इसलिए अपने आंसू पहुंच कर बोली, सर ये मेरा मसला है, मैं अरेंज कर लूंगी। 2 लाख मेरे पास है, बाकी का इंतजाम भी कर लूंगी, आप फिक्र मत करें। युसरा की बात सुनकर जकी शर्मिंदा सा हो गया। जान गया था इश्तियाक साहब की बेहिसी का अंदाजा लगा चुकी है। तुम फिक्र मत करो युसरा, मैं अभी कुछ देर में पैसों का इंतजाम करके आता हूँ। जकी ये कहकर अपने घर के लिए रवाना हो गया ताकि अपने वालिद को समझा सके। युसरा को डॉक्टर ने 1 घंटे का वक्त दिया था। 2 लाख वो जमा करवा चुकी थी, उसके अलावा उसके पास और पैसे नहीं थे। वो रो रही थी, दुआएं कर रही थी कि जकी कहीं से पैसे ले आए। दूसरी जानिब इश्तियाक साहब ने एक ही शर्त जकी के सामने रखी थी कि वो सजीला से शादी कर ले तो युसरा को मदद कर देंगे। बाबा, इस बात से पैसों का क्या ताल्लुक है? आप प्लीज मुझे पैसे दे दे, मैं आपसे अपनी मेहनत के पैसे मांग रहा हूँ, आपका एहसान नहीं मांग रहा। जकी को वो ब्लैकमेल कर रहे थे। जकी, पैसे तुम्हें बस इसी सूरत मिल सकते हैं जब तुम सजीला से शादी के लिए रजामंद होगे, मुझसे वादा करोगे।
ज़की की मजबूरी से इश्तियाक साहब पूरा फ़ायदा उठाना चाहते थे। दूसरी जानिब युसरा इतना हद दर्जे परेशान थी, जिससे पैसे मांग सकती थी मांग चुकी, लेकिन सबने इनकार कर दिया। दूसरा डॉक्टर्स ऑपरेशन के लिए बार-बार कह रहे थे। युसरा का इस वक्त ये हाल था कि कोई उससे उसकी जान भी मांग ले और 5 लाख देने का कहता तो वो इनकार ना करती। किसी भी रिश्तेदार, मिन्नत, समाजत पर वो फ़ोन पर कर रही थी तो कभी किसी डायरेक्टर की। सर प्लीज इस वक्त मेरी मदद कर दे, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी वालदा मर जाएंगी। देखिए बीबी, आप अपने असूलों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की आदी नहीं है और ऐसी नेक परवीन टाइप की हीरोइन हमारे ड्रामों में नहीं चलती और सदका खैरात बांटने का मुझे शौक नहीं है। कहकर एक डायरेक्टर ने फोन बंद कर दिया। वो बेबसी से कुर्सी पर बैठी आंसू बहा रही थी जब सामने से उसे वही नौजवान डायरेक्टर एक नई लड़की के साथ नजर आया जो क्लब में उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। वो किसी लड़की के साथ आया था। वो लड़की आजकल उसके किसी ड्रामे में काम कर रही थी। वो नौजवान डायरेक्टर एक लेडी डॉक्टर से बात कर रहा था। उसके बाद लड़की को लेडी डॉक्टर के साथ भेज दिया। युसरा की बेबसी की इंतहा ये थी कि डॉक्टर उसे 15 मिनट का वक्त देकर अभी अंदर गया था कि या तो 15 मिनट में पैसों का इंतजाम करें या फिर अपने मरीज को यहाँ से ले जाए। इस वक्त युसरा के लिए बस उसकी माँ की जिंदगी अजीज थी, इसलिए खड़ी हो गई, अपने आंसू साफ किया और नौजवान डायरेक्टर के पास चली गई। युसरा को अपने सामने देखकर इस डायरेक्टर के चेहरे पर नागवारी सी आ गई। सर मुझे आपसे बात करनी है। युसरा के लफ्ज उसका साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन मजबूरी इस दर्जे की थी कि वो हिचकिचाते हुए नजरें चुराते हुए से बोल रही थी। मुझसे वो मुतजब हुआ। जी फरमाइए मिस युसरा, आज कौन सा नया तमाशा लगाने का इरादा है आपका? वो हाथ बांधे तंज के नश्तर चलाते हुए बोला। युसरा नजरें झुका गई। अपनी बेबसी पर बड़ी जोर का रोना आया था उसे। मेरी वालदा का एक्सीडेंट हो गया है, इनके सर पर बहुत गहरी चोट आई है, अगर अभी उनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो ये कहकर युसरा हिचकियों से रोने लगी, लेकिन उस नौजवान का चेहरा वैसे ही स्पार्ट था। सर मुझे इस वक्त 5 लाख की अशद जरूरत है। 15 मिनट में अगर मेरी वालदा का ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ तो उन्हें कुछ भी हो सकता है। आप मुझे अगर 5 लाख उधार देते तो मैं बहुत जल्द आपको लुटा दूंगी। वो रकत अमेज लहजे में अपनी मजबूरी बता रही थी। क्यों नहीं मिस युसरा, मैं आपको भी पैसे दे देता हूँ। 5 क्या, मैं आपको 15 लाख देने को तैयार हूँ। आखिर इंसान ही तो इंसान के काम आता है। इस नौजवान डायरेक्टर की बात सुनकर युसरा को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो आंसू बहाते हुए भी मशकूर नजरों से देख रही। थैंक यू सो मच सर, मुझे सिर्फ 5 लाख ही चाहिए, मैं बहुत ज्यादा आपके पैसे लुटा दूंगी। युसरा आंसू पूछते हुए बोली। मिस युसरा मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए बस चंद घंटों के लिए। समझ रही है ना आप कि मैं क्या कह रहा हूँ? जिस मैनी हेज अंदाज से वो कह रहा था और जिस बेबाक और कमीनगी से उसे देख रहा था, युसरा उसका मतलब समझ गई थी। लेकिन इस वक्त एक ऐसे दुराहे पे खड़ी थी जहाँ एक तरफ उसकी इज्जत थी तो दूसरी तरफ उसकी माँ की जिंदगी, और इनमें अड्डे किसी एक को चुनना था, और वो भी सिर्फ 15 मिनट में। मेहरुन्निसा ने बदहवासी और बेयकीनी से हाजिम की तरफ देखा था, जिसकी आंखें न जाने किस जज्बे के तहत शुरू हो रही थी। शर्मीना 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 मर चुकी है। मेहरुन्निसा हैरत ज़दा थी। आंखों के सामने हंसता मुस्कुराता शर्मीना का चेहरा नजर आने लगा। मुस्कुराने से उसके गाल पर पड़ता डिंबल जो उसकी खूबसूरती को मजीद बढ़ा देता था। वो मासूम सी प्यारी सी लड़की जो मेहरुन्निसा से दीवानगी की हद तक मोहब्बत करती थी, दिन में कई बार उसे फोन किया करती थी। पिछले 4 माह से उसकी एक भी कॉल नहीं आई थी, बस एक आखिरी कॉल थी जिस पर वो कुछ खौफजदा सी थी। उसके बाद उसका फोन ऑफ हो गया था, फिर दोबारा बात भी नहीं हो पाई। मेहरुन्निसा ने ये सोचा कि शायद मसरूफ हो गई होगी या उसकी शादी हो चुकी होगी। शर्मीना के कॉल ना आने की हर वजह उसके जहन में आई थी, सिवाय इसके कि वो मर भी सकती है। मेहरुन्निसा का ये सोचकर तनफ्फुस बुरी तरह चलने लगा कि शर्मीना मर चुकी है। पल भर में वो पसीने से शराबूर हो चुकी थी। खाली नजरों से हाजिम को देख रही थी, फिर नफी में सर हिलाने लगी। नहीं, वो नहीं मर सकती। कैसे मर सकती है वो तो बहुत मासूम थी, बेहद इनोसेंट थी, साफ शफाफ दिल की मालिक थी। मेहरुन्निसा के सामने शर्मीना का चेहरा था। फिर नजर मिट्टी के ढेर पर पड़ी, यकदम दिल काम कर रह गया। वो झटके से कब्र से पीछे हटी थी। नहीं नहीं, वो नहीं मर सकती। कैसे मर सकती है, कैसे मर सकती है? हाजिम। वो खड़ी होकर हाजिम के सामने जाकर पूछने लगी। हाजिम की सुरख आंखें इस वक्त आंसुओं से लबरेज थी। बहुत गुस्से से उसने मेहरुन्निसा से कहा, ये खुद से पूछो मेहरुन्निसा, क्योंकि शर्मीना की मौत की जिम्मेदार तुम हो। एक धमाका था जो हाजिम ने मेहरुन्निसा के दिलो दिमाग और असाब पर किया था। ये कहकर वहां से उसे अकेला छोड़कर चला गया। मेहरुन्निसा किसी पत्थर के मुजस्मे की तरह वहां खड़ी की खड़ी रह गई। एक तूफान अंदर भड़पा था। अभी तो ये सदमा ही नहीं सह पा रही थी कि वे शर्मीना मर चुकी है, और एक और साफ शकन बात थी कि शर्मीना की मौत की जिम्मेदार मेहरुन्निसा थी। वो किसी बेजान वजूद की तरह वहीं शर्मीना की कब्र के पास गिरने के अंदाज में बैठ गई। मेहरू जी, आपको अंदाजा नहीं है कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। शर्मीना ने फोन पर की बात उसे याद आने लगी। अच्छा चलो, आज तो मुझे बता ही दो, कितनी मोहब्बत करती हो मुझसे? मेहरुन्निसा को बेवकूफ लड़की सी लगती थी। ये तो मैं नहीं जानती, हाँ बस इतना पता है आपके लिए जान दे सकती हूँ, चाहे तो आजमा लीजिएगा। शर्मीना की बात याद आते ही मेहरुन्निसा को बुरी तरह से झटका लगा था। उस वक्त तो शर्मीना की बात को मेहरुन्निसा ने मजाक समझकर हवा में उड़ाया, लेकिन अब उसकी कब्र को देख रही थी। दिल की हालत ऐसी थी कि अभी बंद हो जाएगा, अंदर बंद हो जाएगा, और अंदर इस कदर घुटन बढ़ चुकी थी कि सांस लेना दुश्वार हो रहा था। वो फूट फूट कर रो रही थी। ना ये मालूम था कि शर्मीना ने खुदकुशी क्यों की थी, ना ये पता था
ना ये मालूम था कि शर्मीना ने खुदकुशी क्यों की थी और ना ये पता था कि मेहरुनिसा क्यों और कैसे उसकी मौत का सबब बनी थी। वो हर बात से अनजान थी, लेकिन शर्मीना के लिए रो रही थी, बिलक बिलक कर रो रही थी। शर्मीना का चेहरा उसकी आंखों से ओझल नहीं हो रहा था, उसकी आवाज़ें मेहरुनिसा के कानों में गूंज रही थी। पहली मुलाकात मेहरुनिसा की शर्मीना से एक छोटे से फास्ट फूड में हुई थी। इत्तेफाक था कि उस वक़्त वहाँ एक पुराना इंडियन गाना चल रहा था, डार्लिंग आंखों से आंखें चार करने दो। मेहरुनिसा और उसकी दोस्त वहीं टेबल पर बैठी थी, गोलगप्पों का ऑर्डर दिया था और इसी का इंतजार कर रही थी। गाना बेशक पुराना था, लेकिन सुनने में अच्छा लग रहा था। मेहरू उंगलियों के नाखून से टेबल पर गाने के हिसाब से म्यूजिक बजाने की कोशिश कर रही थी, साथ साथ गाना भी गुनगुना रही थी। यार, ये गोलगप्पे अभी तक क्यों नहीं आ रहे हैं? मेहरुनिसा ने जब वेटर को सबके ऑर्डर देते देखा तो घड़ी देखकर अपनी दोस्त से पूछने लगी, आ जाएंगे, किस बात की जल्दी है तुम्हें? घर जाने की जल्दी है, तुम्हें तो पता है मुझे आज हर सूरत एपिसोड कंप्लीट करके कल तक पोस्ट करनी है। मेहरुनिसा की बात अभी मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि गोलगप्पों की प्लेट सामने आ गई। मेहरुनिसा ने फौरन खाने शुरू कर दिया। उसकी दोस्त उसे यूं खाते देखकर हंसने लगी। मेहरू, अगर यहाँ कोई तुम्हारा परस्तार तुम्हें यूं गोलगप्पे खाते देख ले तो क्या सोचेगा कि उनकी फेवरेट नॉवल की राइटर, मेरी जान की राइटर, यहाँ बैठी नदीदों की तरह गोलगप्पे खा रही हैं, तो सोचो कैसा फील होगा तुम्हें। कुछ फील नहीं होगा। अब क्या मैं गोलगप्पे भी अपनी मर्जी से नहीं खा सकती? मेहरुनिसा ने एक गोलगप्पा मुंह में डालकर बमुश्किल कहा था कि फौरन से पिछले टेबल से एक लड़की उठकर मेहरुनिसा के पास आ गई। बहुत खूबसूरत लड़की थी, मासूमियत उसके चेहरे का हासा थी। वो हद दर्जा खुश नजर आ रही थी। मैं जब जैसे मेहरुनिसा के रूप में न जाने क्या देख लिया हो। आप मेहरू जी हैं? मेरी फेवरेट राइटर। खुशी के मारे शर्मीना की आवाज नहीं कर रही थी। मेहरुनिसा जल्दी से गोलगप्पा अंदर निकला, तेज खट्टा और तेज मिर्च की वजह से आंखों में आने वाला पानी साफ किया। जी, आपको मेहरुनिसा को पहली नजर में वो लड़की अच्छी लगी थी। मैं शर्मीना, क्या मैं आपके साथ बैठ सकती हूँ? शर्मीना ने इजाजत मांगी। अरे बैठो ना और आओ हमारे साथ गोलगप्पे खाओ। मेहरुनिसा के कहने की देर थी, शर्मीना कुर्सी खींच कर बैठ गई, लेकिन गोलगप्पों को हाथ तक नहीं लगा, बस मेहरुनिसा को ही देखे जा रही थी। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपके सब नॉवेल्स को मैंने कई बार पढ़ा है और मेरी जान की तो अभी 4 एपिसोड्स आई हैं और मुझे अजबर भी याद हो गई हैं। मैं तो खो ही जाती हूँ अपने नॉवेल्स में और मेरी जान नॉवल में तो हीरोइन भी मेरी हमनाम है। उसे पढ़ते हुए तो मुझे लगता है मैं उसकी जगह पे हूँ। शर्मीना ये किसी ट्रांस में बात कर रही थी। मेहरुनिसा गोलगप्पे खा चुकी थी। मेन्यू बुक में पैसे रखकर शर्मीना से बोली, ओह अच्छा, चलो ये तो अच्छी बात हो गई। ओके शर्मीना, अब हम चलेंगे, तुमसे फिर कभी मुलाकात होगी। मेहरू गोलगप्पे खा चुकी थी और उसे घर जाकर लिखना भी था, इसलिए वो घड़ी देखते हुए बोली, इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं? इतनी मुख्तसर सी मुलाकात से मेरा जी भी नहीं भरा अभी तो। एक मिनट। शर्मीना का चेहरा उतर गया था। जल्दी से उसने अपने पर्स से एक 5,000 का नोट निकाला और एक पेन पर मेहरुनिसा की तरफ बढ़ा दिया। इस पर ऑटोग्राफ दे दे, मैं उसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। मेहरुनिसा ने उसे हैरत से देखा था, फिर लापरवाही से कंधे उचकाकर 5,000 के नोट पर साइन कर दिया। आप माइंड ना करें तो अपना सेल नंबर भी लिख दें, मैं कभी कभी आपसे बात कर लिया करूंगी। शर्मीना की अगली फरमाइश सुनकर मेहरू ने जरीक नजरों से उसे देखा। देखो, आप लोग पहले तो नंबर ले लेते हो लेकिन बाद में बहुत तंग करते हो। मेहरुनिसा ने उसे नंबर देने के मूड में नहीं थी। मैं बिल्कुल तंग नहीं करूंगी, प्लीज मेहरू जी, शर्मीना ने मलतजी लहजे से कहा। मेहरुनिसा ने नंबर दे दिया और वहां से उठकर चली गई। सजीला के मोबाइल पर किसी की कॉल आ रही थी। उसे फोन उठाया तो मर्द ने ऊंची आवाज में कहा, मैडम आपका काम हो गया है, वेरी गुड, पैसे तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएंगे। ये कहकर सजीला ने मोबाइल बेड पर फेंक दिया। मिस युसरा, क्या समझा था तुमने सजीला को? आज तक मुझे कोई लिबास भी पसंद आए तो मैं किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो मुझसे छीन सके। ये तो फिर जकी है। तुम जैसी 10 भी हो तो सजीला का मुकाबला नहीं कर सकते। जकी तो उसी वक्त मेरा हो चुका था जब वो मुझे पहली बार अच्छा लगा था। मुझे अपने रास्ते से रुकावटें हटाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। तुम तो वो छोटा सा पत्थर हो जो मेरी एक ठोकर से इतनी दूर जा गिरेगा कि दोबारा मुझे अपने रास्ते में नजर भी नहीं आएगा। बड़ी नहुवत बड़े अंदाज में सजीला बोल रही थी, फिर मुस्कुराने लगी। दूसरी तरफ जकी अपने वालिद से मायूस होकर अपने दोस्तों से पैसों का पूछने लगा। वो चाहता था कि जल्द से जल्द पैसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन कोई भी पैसे देने को तैयार नहीं था। मजबूरन उसके पास एक ही रास्ता बचा था कि सजीला जैसी लड़की के लिए शादी करने की हामी भर ले। इसलिए अपने बाप से उसने कह दिया कि वो उसे 5 लाख दे दें और सजीला से शादी करने के लिए तैयार है। युसरा के सामने इस वक्त सिर्फ अंधेरा था, कहीं कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। कभी वो सामने खड़े डायरेक्टर को देखती, कभी हॉस्पिटल के अंदरूनी दरवाजे को देखने लगती कि शायद जकी कहीं से उसकी मदद के लिए आ जाए। इतना तो वो जान चुकी थी कि वो अपने बाप के सामने बेवजह, उसके अपने हाथ में कुछ भी नहीं था। डॉक्टर की पुकार ने युसरा के सोचों का तसलसल तोड़ा था। मिस युसरा, आपने क्या सोचा? आपकी वालदा की कंडीशन बिगड़ती जा रही है। इस बात ने युसरा की सारी सोचों को खत्म किया और वो सामने खड़े डायरेक्टर से बोली, सर मुझे आपकी
हर बात मंजूर है, आप प्लीज़ मेरी वालदा के ऑपरेशन की फ़ीस पे कर दें। यूसरा की बात सुनकर डायरेक्टर ने अपना क्रेडिट कार्ड निकाला और फ़ीस पे की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। यूसरा ने मशकूर होते हुए कहा, मिस यूसरा मैंने आपके साथ डील किया, एहसान नहीं किया। आपको मेरे साथ चलना होगा अभी और इसी वक्त। इस डायरेक्टर की बात पर वो कुछ मुतज़ब्ज़ब सी हुई। सर मेरी वालदा इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में है, इन्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? आप मेरा एतबार करें, मैं 1-2 दिन में आपके पास। ओ नो मिस यूसरा, आप अभी मेरे साथ जाएंगे वरना मेरे पैसे वापस करें। आपकी वालदा मेरा मसला नहीं है। इस शख्स की बेहिसी देखकर यूसरा ने अपने मोबाइल से अपनी बहन को कॉल की और कहा वो हॉस्पिटल पहुंच जाए, वो कहीं से पैसों का इंतजाम करने जा रही है। ये कहकर उस डायरेक्टर के साथ चली गई जिसका नाम असद था। वो उसे एक आलीशान होटल में लेकर गया जिसके हॉल के बीचों बीच एक पानी का फव्वारा लगा था और बाईं तरफ दीवार पर हाथ से बनी पेंटिंग, बड़े बड़े फ्रेम लगे हुए थे। एक तरफ नरम गदा सोफे रखे हुए थे। यूसरा ने एक तायराना नजर डालकर हटा ली थी। उसकी तकलीद में पहले वो लिफ्ट में गई, उसके बाद वो कॉरिडोर से होते हुए एक रूम तक पहुंची। रूम के दरवाजे के पास जाकर उसके कदम जम से गए थे। कमरे का दरवाजा असद ने खोला और अंदर दाखिल हो गया, लेकिन यूसरा वहीं दरवाजे पर खड़ी रही। एक कदम का फासला था मीडिया की जिंदगी में जाने के लिए, जो एक अंधेर नगरी थी जहां सब कुछ झूठ और फेक था। इज्जत का सौदा करके जगह जगह घात लगाए बैठे थे। मजबूरी के हाथों बिकने वालियां भी इस दलदल में फंस कर निकल नहीं पाती थी। काश के जायज़ नौकरियों की तनख्वाहें इस कदर ज़्यादा होती हैं काश के जायज़ नौकरियों की तनख्वाहें इस कदर ज़्यादा होती कि ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी हो सकती। या दौलतमंद लोग अपने दिखावे को छोड़कर ऐसे घरों को सपोर्ट करते जहाँ कमाने वाला कोई मर्द नहीं होता, तो गरीब की बेटी अपनी मजबूरियों के लिए यूं अपनी इज्जत का सौदा नहीं करती नजर आती। औरत के किरदार पर उंगली उठाने से पहले उसकी बेबसी और मजबूरी क्यों नहीं देखी जाती? मिस यूसरा रुक क्यों गई? अंदर तशरीफ लाइए, असद ने वहीं खड़े हुए बोला। यूसरा की सोचों का तसलसल टूटा। अपने कदम मन भारी लग रहे थे, जैसे पूरा वजूद इन पर के कदम उठाना मुहाल था। एक नजर उसने असद पर डाली। अपना आप बिकाऊ माल लग रहा था जिसकी कीमत अभी अभी 5 लाख लगी थी। पूरे वजूद में झरझरी सी आई थी। क्या करने जा रही थी? जना गुना आंखों में बड़ी नमी छलक कर रुखसार पर गिरी थी। वो अंदर दाखिल होगी। असद ने दरवाजा बंद किया और उसे बेड पर बैठने का इशारा किया। ये रूम इस होटल में मेरे नाम पर 12 महीने बुक रहता है। असद ने उसकी मालूमात में इजाफा किया। वो खामोशी से बैठी रही। फिर असद ने कमरे का एसी ऑन किया। उसके बाद कमरे में मौजूद रूम फ्रिज के पास चला गया। सॉफ्ट ड्रिंक उसने यूसरा से पूछा। उसने नफी में सर हिला दिया। असद ने लापरवाही से कंधे उचकाए और सामने साइड पर रखी शीशे की ट्राली से एक शीशे का गिलास उठाया और उसमें शराब भरी और फ्रिज बंद करके यूसरा के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। साइड टेबल से एक पेपर निकाला और उस पर कुछ लिखने लगा। साथ साथ घूंट घूंट शराब भी पीता रहा। यूसरा के दिमाग में इस वक्त अपनी वालदा के ऑपरेशन की तरफ लगा हुआ था कि वो ठीक हो जाएंगी, उसकी वालदा को कुछ ना हो। असद ने वो पेपर और पेन यूसरा की तरफ बढ़ाया। साइन करें मिस यूसरा, 1 साल तक आप सिर्फ मेरे लिए काम करेंगे, मेरी डिमांड्स पर, और आपको मैं लाखों में तोल दूंगा। असद के चेहरे की हबासत की तरफ उसने नहीं देखा। इस वक्त वो मजबूर थी, वादा कर चुकी थी, इसलिए उस पेपर को एक नजर पड़ा जिस पर यही तहरीर था कि वो असद से 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। इसके अलावा वो किसी के साथ काम नहीं करेगी। आंखों में फिर से नमी उभर रही थी। उसने वो पेपर साइड टेबल पर रखा और आंखें बंद करके उस पर साइन कर दिया। अपना आप किसी इशारों पर किसी कठपुतली की तरह नाचता हुआ महसूस हो रहा था। एक गुलामी का एहसास था। असद ने उससे वो पेपर ले लिया और अपनी अलमारी के लॉकर में रख दिया और उसके पास आकर बैठ गया। अब देखो मैं तुम्हें कैसे 1 साल में इस मीडिया की दुनिया का सितारा बनाता हूँ। वो अब उसके सर से दुपट्टा उतार रहा था। जिन नजरों से देख रहा था यूसरा को उससे घिन आ रही थी। जितनी तुम खूबसूरत हो यूसरा, तुम्हें अपनी कीमत का अंदाजा ही नहीं है। हीरे की परख तो जोहरी ही जानता है और तुम तो एक तराशा हुआ हीरा हो, बस कुछ ग्रूमिंग की जरूरत है। असद उसके बालों को पकड़कर चेहरे पर बिखरते हुए बोला। लैंप की रोशनी बंद होते ही यूसरा की किस्मत की लकीरें भी बदल चुकी थी। जकी कैश पैसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचा था, लेकिन सामने यूसरा की बजाय उसकी बहन बैठी रो रही थी। जकी सीधा रिसेप्शनिस्ट पर पहुंचा। यूसरा की वालदा के ऑपरेशन की फीस जमा कर लें। जकी को यही फिक्र थी कि पहले उसकी वालदा का ऑपरेशन हो जाए, जिनकी खातिर वो सजीला जैसी लड़की को भी अपने सर पर बिठाने को तैयार हो गया था। उनकी फीस पे हो चुकी है और उनकी वालदा का ऑपरेशन हो रहा है। जकी हैरत की इंतहा हो। इतनी जल्दी यूसरा के लिए पैसे अरेंज करना नामुमकिन सी बात थी। वो उसकी बहन के पास गया। वो भी जकी को देखकर खड़ी होगी। भाई दुआ करें अम्मी ठीक हो जाए, फिक्र मत करो, वो ठीक हो जाएंगी। यूसरा का आपकी अम्मी के लिए पैसों का इंतजाम करने गई हैं, मुझे फोन पर कहने लगी कि मैं हॉस्पिटल आ जाऊं। जकी ने उसकी बहन की बात सुनकर मोबाइल पर यूसरा को कॉल करना शुरू कर दी। फोन की बेल मुसलसल बज रही थी, लेकिन फोन उठा कोई नहीं उठा रहा था। जकी ने यूसरा की बहन की तरफ देखा। कहाँ गई है यूसरा? मालूम नहीं जकी भाई, जब मैं हॉस्पिटल पहुंची थी तो आप यहाँ नहीं थी, मुझे अभी आए हुए 10 मिनट हुए तो आप आ गए। जकी को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो जब वो फीस भर चुकी थी तो कहाँ गई थी और फोन भी नहीं उठा रही। अपनी वालदा को यहाँ अकेले भी यारो मददगार छोड़कर वो कभी नहीं जा सकती थी।
जकी युसरा की आदत से इतना तो वाकिफ था। डॉक्टर को ऑपरेशन थिएटर से वापस आते देखकर जकी फौरन से उनके पास गया। आंटी कैसी हैं आप? खतरे से बाहर हैं लेकिन अभी होश नहीं आया। आप ये सब इंजेक्शन ला दे। डॉक्टर ने एक और पर्चा जकी की हाथ में थमाया। वो तेजी से मेडिकल की तरफ चला गया और फजर की अजानें हो चुकी थी। जकी युसरा की बहन के साथ बैठा रहा। जब युसरा की कॉल उसकी बहन के मोबाइल पर आई, आपी ये कहकर उसने फौरन से फोन कान पर लगा लिया। आपी आप कहाँ हैं? मुझे पहले ये बताओ कि अम्मी की तबीयत कैसी है? ऑपरेशन कामयाब हो गया उनका? युसरा की आवाज आंसुओं से लबरेज थी। आपी अम्मी अब खतरे से बाहर हैं। आप कहाँ हैं? मेरी बात कराओ युसरा से। जकी के बेचैनी अरूज पर थी। वो उसे कब से मुसलसल कॉल कर रहा था लेकिन वो उसकी कॉल नहीं उठा रही थी। आपी ये जकी भाई से बात करें। युसरा की बहन ने मोबाइल जकी को दे दिया। जैसे ही जकी ने फोन कान पर लगाया कॉल कर चुकी थी। जकी युसरा के रवैये पर हैरान और मुतजिब था। जकी ने फोन उसकी बहन को पकड़ा दिया। क्या हुआ भाई? शायद सिग्नल इशू है। क्या हुआ था? ये उसके अंदर से बार बार उठ रहा था। कहाँ थी वो? उससे बात क्यों नहीं कर रही थी? इस वक्त तो बिल्कुल अनजान और बेबस था। माँ की खबर सुनकर युसरा को इत्मीनान हुआ था। बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी उसने। अपनी माँ की जान की कीमत की अपनी इज्जत से चलाई थी। अगर इन्हें कुछ हो जाता तो शायद पछतावा जिंदगी भर रहता। न जाने कितनी मुझ जैसी बेटियों ने माँ बाप का हक अदा करने के लिए अपनी इज्जतों की कुर्बानियां दी होंगी। मेरी बेबसी और मजबूरी है कि मेरा भी नाम इस फहरिस्त में लिखा जा चुका है। वो सोफे पर बैठी आंसू बहा रही थी। असद सामने बेड पर सो रहा था। मेहरुनिसा रात बहुत देर से कमरे में आई थी। सुर्ख साड़ी, खुले बाल, रोने से सुर्ख और मतवरम आंखें लिए वो हाजिम के सामने घुटने के बल बैठ गई। वो बेड पर बैठा, उसकी आंखें उसकी निम और सूरत थी। एक नजर हाजिम ने मेहरुनिसा पर डालकर हटा ली थी। शर्मीना को क्या हुआ था हाजिम? इस बार मेहरुनिसा का लहजा टूटा हुआ सा था। हाजिम की पेशानी पर बल पड़ने लगे। गुस्से से उसे देखने लगा। तुम्हें नहीं पता? तुम्हें तो अच्छी तरह मालूम होगा उसे क्या हुआ था। तुम्हारा ही तो रछाया हुआ खेल था। मेहरुनिसा फिर खुद भी जमीन पर घुटनों के बल मेहरुनिसा के मुकाबिल बैठ खड़ा हो गया। मेहरुनिसा अपना फहमी से उसे देख रही थी। नहीं नहीं मेहरू जी, भला आपको क्या मालूम? आपके लिए तो हर इंसान आपकी कहानी का एक किरदार है जिसे आप जैसे चाहे इस्तेमाल कर सके करें। उसके जज्बात को उसके एहसासात के साथ कलम की महारत की तरह जैसे चाहे खेलें। हाजिम का हर लफ्ज काटदार था। हर जुमले पर हाजिम की आंखों में कहर सा बढ़ने लगा था। मेहरुनिसा बतदरीज रो रही थी। फिर मेहरुनिसा के बाल जोर से पकड़कर बोला, शर्मीना के लिए तुम्हारे आज जो आंसू निकल रहे हैं मेहरुनिसा, वो सिर्फ इसलिए निकल रहे हैं कि आज तुम खुद वो अजियत सह रही हो, इसलिए तुम्हें शर्मीना का ख्याल आ रहा है। वरना तुम्हारी बला से कोई जिए या मरे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। एक एक लफ्ज वो चबाकर बोल रहा था। किसी हद तक ये बात सच भी थी। जब से शर्मीना की आखिरी कॉल आई थी इसके बाद बस 2-3 बार ही मेहरू ने उसे कॉल की थी। उसका फोन बंद पाकर उसे दोबारा शर्मीना का ख्याल तक नहीं आया। वो मेहरू के लिए सिर्फ एक परस्तार थी जो उसे मिली और चली गई। लेकिन मेहरुनिसा उसके लिए क्या थी ये वो अब जान रही थी। हाजिम ने उसके बालों को झटका देकर छोड़ा। जानती कितनी नफरत करता हूँ मैं तुमसे। मेरा बस चले ना मेहरुनिसा तो मैं तुम्हें सबसे पहले तुम्हारे हाथ काट दूं, तुमसे लिखने की सलाहियत को सल्ब कर दूं, तुम्हें ऐसी अजियतनाक मौत दूं कि बाकी के लफ्ज वो मुंह में दबा गया। उसे यूं देख रहा था कि आंखों से उसकी सांसें छीन लेगा। तुमने सिर्फ शर्मीना को ही नहीं उससे जुड़े हर रिश्ते को मार डाला। चलो मेरे साथ। मेहरुनिसा का बाजू सख्ती से पकड़े वो उसे कमरे में ले गया जहां उसे एक औरत की चीखने की आवाजें आ रही थी। कमरे को चाबी से खोलकर उसने तेजी से अंदर ले जाकर धक्के से किसी के पाँव के पास फेंका। वो खातून सो रही थी। चट से उठ बैठी, अपने पाँव के पास किसी लड़की को लाल साड़ी में देखकर मुस्कुराने लगी। बिखरे उजड़े काले सफेद बाल, सफेद लिबास, नहीफ सा वजूद, पीली रंगत में वो औरत अपनी उम्र से कई ज्यादा बड़ी लग रही थी। मेरी शर्मीना वापस आ गई। मुझे पता था वो लौट आएगी। हाजिम, मैंने कहा था ना तुमसे कहीं छुप गई होगी। उसे छुपन छुपाई खेलने का बचपन से ही शौक है। तुम यूं ही परेशान हो रहे थे कि वो मर गई है। कैसे मर सकती है वो हाजिम? उसके कोई मरने की उम्र थोड़ी थी। वो अभी 12वीं में पढ़ती है। मर कैसे सकती है? अभी तो उसने जी बढ़कर जीना है। तुमसे शादी के बाद इटली जाना है, वहां जाकर अपनी तालीम जारी रखनी है, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारनी है। ये रही मेरी शर्मीना। वो मेहरू को शर्मीना समझ रही थी। मेहरुनिसा इस खातून को देखकर समझ गई थी कि वो खातून शर्मीना की वालदा है। वो मेहरू की साड़ी देखकर खुशी से चेक कर बोली, देखो ये साड़ी मैंने अपनी शर्मीना के लिए ही तो खरीदी थी। मेहरुनिसा इन्हें देखकर परेशान हुई थी। वो उसका चेहरा अपने हाथ में लिए उसे बड़ी फरहत मोहब्बत से देख रही थी। हाजिम, देखो तो शादी के बाद कैसा रूप चढ़ा है मेरी शर्मीना को। वो फिर मेहरुनिसा की आंखों में देखने लगी जहां से आंसू बह रहे। तुम रो रही हो शर्मीना, मेरी जान, मेरी बच्ची, क्यों रो रही हो तुम? वो परेशान होकर हाजिम की तरफ देख कर बोली, हाजिम तुमने डांटा है मेरी बच्ची को? मेहरुनिसा को वो खातून ज़हनी तौर पर ठीक नहीं लग रही थी। फुप्पो, ये आपकी शर्मीना नहीं है, ये कातला है उसकी, इसने मारा है आपकी शर्मीना को। हाजिम उनके करीब होकर बोला। मेहरुनिसा को गुस्से से देख रहा था मगर वो मेहरुनिसा को फिर से गौर से देखने लगी। फिर हाजिम की तरफ देखने लगी। झूठ बोल रहे हो तुम, ये मेरी शर्मीना है, मेरी बच्ची है। न जाने क्यों इन्हें मेहरुनिसा को वो दोनों हाथों से पकड़कर सीने से लगाया, उससे अपने साथ लगा लिया।
ये मेरी बच्ची हाजिम, मेरी शर्मीना, मैं अपनी बच्ची की खुशबू से उसे पहचान सकती हूँ। ये मेरी शर्मीना मेहरुनिसा को सीने से लगाए, वो कभी उसके गाल चूम रही थी, कभी बेताबाना उसके हाथ पकड़ कर चूम रही थी। हाजिम कमरे से बाहर निकल गया। मेहरुनिसा अब भी अनजान थी, लेकिन इन्हें देखकर दिल तरफ सा गया था। शर्मीना के बारे में जब सोचती दिल कटने लगता। मुझे बताओ शर्मीना, कहाँ चली गई थी तुम? क्यों चली गई थी मेरी बच्ची? तुम्हें पता तुम्हारे बाबा तुम्हारी गुमशुदगी को, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी मौत समझ लिया। उनके दिल में ऐसा दर्द उठा कि वो गिर गए, ऐसे गिरे कि फिर कभी नहीं उठे। तुम्हारा गम उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो दुनिया से ही चलेगा। ये सुनकर मेहरुनिसा पत्थर की हो गई थी। क्या कुछ बर्बाद हो चुका था इस मासूम सी लड़की का? मैं ऐसा क्या कर दिया था उसके साथ? ऐसा भी क्या हो गया? वो मुझसे अपने जुर्म से वो नावाकिफ थे, लेकिन शर्मीना की तबाहकारियों पर सिसक पड़ी थी। उसकी बेख्तियार उठने वाली सिसकियों को सुनकर वह खतून उसे पड़े सीने से लगाने लगी, फिर से सीने से लगाने लगी। ना मेरी बच्ची, रोना नहीं है, तुमने मुझसे तेरे आंसू नहीं देखे जाते। मेहरुनिसा को अपना आप मुजरिम सा लगने लगा। जो कुछ भी हो रहा था उसके लिए नाकाबिले फरामोश था। इस वक्त उससे आंसू उसके इख्तियार के बाहर थे। वो तड़प तड़प कर रो रही थी। रात को 10 बजे मोबाइल की बेल जा रही थी। मेहरुनिसा ने फोन उठाया तो अननोन नंबर था। उसने फोन ऑन किया और कान पर लगा लिया। जी कौन? मेहरू जी, मैं शर्मीना आपसे रेस्टोरेंट में मिली थी। ओह हाँ, याद आ गया, कैसी हो भाई? जी मैं तो ठीक हूँ, आप कैसी हैं? एपिसोड लिख लिया आपने? नहीं, रात को कंप्लीट करूंगी। मेहरू जी प्लीज शर्मीना पर इतना जुल्म मत दिखाएं। जब एहतशाम उसे मारता है ना तो दर्द मुझे होता है। जब वो शर्मीना को बारिश में बाहर खड़ा करता है तो सर्दी से कांपने लगती हूँ, तो झरझरी सी मेरे वजूद में होने लगती है। जब वो रोती है, सिसकियां लेती है तो मेरे आंसू मेरा इख्तियार खत्म हो जाता है। मैं रोने लगती हूँ, मुझे बहुत रोना आता है। शोर ऐसे संगदिल भी नहीं होते। शर्मीना की बात सुनकर मेहरुनिसा ने अपनी हंसी दबाई थी। पहली नजर में वो समझ गई थी वो कम उम्र सी लड़की बेवकूफ है। बिला इरादा ही मेहरुनिसा ने उससे कहा, तुम्हें क्या पता कि शोर कैसे होते हैं? तुम्हारी कौन सी शादी हुई है? कमरा बंद होते ही बीवी शोहर की कैसी कैसी अजियतों को सहती है। जान जाओ तो शादी से तौबा कर लो। कैसी कैसी अजियतों को सहती है, जान जाओ तो तौबा कर लो शादी से। सब मर्द एहतशाम जैसे ही होते हैं पगली। अच्छा शर्मीना जानी, मुझे अभी एपिसोड लिखनी है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। मेहरुनिसा ने तो यूं ही बात करके फोन बंद कर दिया था, लेकिन शर्मीना को ये सब सुनकर अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। क्या मर्द ऐसे होते हैं एहतशाम जैसे? क्या हाजिम भी दिल की धड़कनों में पहली बार हाजिम के नाम पर खौफ से धड़कनें तेज हुई थी।